टॉप 100 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के बाद वाराणसी दौरे पर। यहां मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल से पीएम ने देश को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ का उपहार दिया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पीएम ने संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशीवासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन मुक्त भारत का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि जितना काम वाराणसी पिछले 7 सालों में नहीं हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। मोदी ने कहा कि आज 75,000 करोड़ के कामों का लोकार्पण हो रहा है। इन योजनाओं को महादेव का आशीर्वाद है। गांव और ब्लॉक स्तर पर हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है। इसके लिए आज काशी के मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। तीसरे दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। शाह के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोहर सिन्हा भी रहे मौजूद। गृह मंत्री रात को कैंप में ही रुके। लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप पहुंचे शाह ने जवानों से मुलाकात की, उनके हथियारों के बारे में जाना। शाह ने कहा, मैं हमारे बहादुर जवानों की वजह से देश में के लोग अमन चैन से अपने घरों में सुख से सोते हैं। शाह ने कहा, मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे जवान किस मुश्किलों का सामना करते हैं। शाह ने जवानों से बातचीत करते हुए कहा कि एक समय था जब जम्मू कश्मीर पथराव होता था। आज ऐसी घटनाओं की संख्या काफी कम हुई है। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। यह मानवता के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाह ने कहा, फारूक साहब ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका आईपीआईएल में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार को बताना होगा कि गवाहों से पूछताछ, आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच का स्टेटस क्या है। इससे पहले 20 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट दाखिल कर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। 20 अक्टूबर को यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने जांच रिपोर्ट दाखिल की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे। अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले में यूपी सरकार ने बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए। कोर्ट ने आगे कहा, आपकी एसआईटी ये समझ सकती है कि उन सबके कमजोर गवाह कौन से हैं और उन पर हमला हो सकता है, तो फिर सिर्फ 4 गवाहों के बयान दर्ज क्यों किए गए। कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ सेल्फी लेने वाला किरण गोसावी लखनऊ में सरेंडर कर सकता है। ड्रग्स केस में गवाह बनाए जाने के बाद गोसावी फरार है। गोसावी पर उसके बॉडीगार्ड प्रभास डील होने की सनसनीखेज आरोप लगाए। बॉडीगार्ड प्रभाव के मुताबिक किरण गोसावी शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए तक की डील करना चाहता था। प्रभाकर के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोहराम मच गया। एनसीपी के नेता और राज्य मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर वानखेड़े पर हमला किया। गोसावी ने कहा, सभी आरोप झूठे हैं, महाराष्ट्र पुलिस कहानियां गढ़ रही है। गोसावी ने कहा कि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद मुझे फोन पर धमकाया जा रहा है, मैं महाराष्ट्र के बाहर सरेंडर कर रहा हूं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर भारत को लेकर बेहुदा बयानबाजी की है। इमरान ने कहा, भारत से फिलहाल किसी तरह की बातचीत के बारे में कुछ कहना कठिन होगा, क्योंकि उन्हें कल को ही क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान की करारी शिकस्त दी है। गुरुवार को दुबई में टी20 वर्ल्ड कप के तहत भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। इमरान इस वक्त सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर हैं। रियाद में उन्होंने पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से संबंधित बातचीत की। खान ने कहा, हमारे पड़ोस में 2 बड़े देश और बाजार हैं। अफगानिस्तान के रास्ते में हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सकते हैं। खान ने कहा, चीन से हमारे बेहतरीन रिश्ते हैं, लेकिन किसी तरह अगर हम भारत के सभी अच्छे रिश्ते बना लेते तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पाकिस्तानी महिला मित्र अरूसा आलम को लेकर प्रदेश कांग्रेस में नेता हमलावर। अरूसा को पंजाब कांग्रेस के नेता आईएसआई एजेंट बताकर कैप्टन पर लगातार हमला बोल रहे। अमरिंदर ने सोनिया गांधी समेत कई शख्सियत के साथ अरूसा आलम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर पलटवार किया। तस्वीरों में मुलायम सिंह यादव, सुषमा स्वराज के अलावा सेना के कई पूर्व अधिकारी भी उनके साथ शामिल। कैप्टन ने लिखा, मैं अरूसा आलम की फोटो के कई गणमान्य लोगों के साथ जारी कर रहा हूं। मुझे लगता है वह सारे आईएसआई एजेंट हैं।
अमरिंदर ने यहां तक कहा कि दुर्भाग्य से इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा बैन है, अन्यथा उषा आलम को फिर भारत बुला लेते। अमरिंदर ने कहा, मार्च में मैं 80 साल का हो रहा हूं और उषा अगले साल 59 साल की हो जाएंगी। संकीर्ण सोच वाले इसे नहीं समझेंगे। चीन ने 7 दशक से ज्यादा समय पहली बार अपने सीमा कानून में बदलाव किया। भारत सहित 14 देशों के साथ लगती अपनी भौगोलिक सीमाओं पर चीन गश्त को आगे बढ़ा सकेगा। सीमाओं पर स्थित व्यापार नाकों को एक तरफ बंद किया गया। चीन की नेशनल कांग्रेस की ओर से पारित किया गया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। ड्रैगन की ये चाल ऐसे समय पर सामने आई जब भारत चीन में सीमा विवाद को लेकर सैन्य और असैन्य स्तरों पर चर्चाएं चल रही हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि चीन को सीमा पर शांति स्थापना के लिए अपनी ओर से पहल करनी होगी। भारत चीन के बीच 3 व्यापार मार्ग है। नाथुला भारत चीन के बीच सिक्किम में स्थित है। चीन का दावा है कि उसने अपने 14 में से 12 पड़ोसियों से सीमा विवाद सुलझा रखे हैं। उत्तर पश्चिमी ईरानी प्रांत अजरबैज के नए गवर्नर अबेदीन खुर्रम को एक नाराज व्यक्ति ने स्टेज पर थप्पड़ मारा। आरोपी की पत्नी को किसी महिला की बजाय पुरुष मेडिकल स्टाफ ने कोविड-19 की वैक्सीन लगाई थी, वह इससे खफा था। हमले का मकसद आपसी मसला था। इसका गवर्नर की नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं था। इस घटना का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्टूबर के इस फुटेज में पता चलता है कि तकरीबन शहर के अबरदीन भाषण के लिए मंच पर पहुंचे थे। कुछ देर बाद एक अज्ञात व्यक्ति स्टेज पर चढ़ा आया और बिना किसी चेतावनी के उनके थप्पड़ मार दिया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को पकड़ लिया, घसीटते हुए बगल के दरवाजे से बाहर ले गए। खुर्रम ने कहा कि जब मैं सीरिया में था तब मुझे 10 बार पीटा जाता था, 10 से ज्यादा बार। वो मेरे सिर पर एक लोहेड गन रखते थे और मैं हमलावर को दुश्मनों की तरह मानता हूं, लेकिन मैं इनसे माफ करता हूं। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने पर पंजाब सरकार केंद्र में तकरार शुरू हो गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने सोमवार को सर्वदलीय मीटिंग बिठाई। बैठक के बाद चन्नी ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ाने के लिए मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन वह भी नहीं मिला, इसलिए हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। इसके अलावा सभी पार्टियां मिलकर संघर्ष करेंगे और केंद्र सरकार को हर हाल में इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। चन्नी ने कहा, जैसे सभी मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से मिलते, इस तरह वो भी मिलना चाह गए थे। मैंने वहां करतारपुर कॉरिडोर, कृषि सुधार कानून और बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा था। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, केंद्र सरकार न केवल संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाती रही है, बल्कि राज्य के भीतर एक नया राज्य खड़ा कर रही है। सिद्धू ने सवाल पूछा कि राज्य के 50 किलोमीटर भीतर कौन सा बॉर्डर होता है। उन्होंने इसे राजनीतिक खेल करार दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकारी और ब्यूरोक्रेसी को एक बार फिर से बेबाक टिप्पणी दी है। गडकरी ने कहा, सरकार में बड़े स्तर पर ईगो होता है, उन्हें लगता है सारी जानकारी मेरे पास ही है, इसलिए लोगों से सलाह मशविरा नहीं करते। गडकरी ने ये बातें दिल्ली में आयोजित एक निजी सलाह ऐप कंसल्ट की लॉन्चिंग के मौके पर कही। गडकरी ने आगे कहा, समय पर फैसला नहीं लिए जाने की वजह से सरकारी प्रोजेक्ट में देरी होती है। निर्णय क्या करते हैं यह समस्या नहीं है, समस्या यह है कि निर्णय नहीं करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी को गलती को सेक्रेटरी संभालता है, सेक्रेटरी की गलती को मंत्री। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन न होने के कारण पूछे जाने पर गडकरी ने कहा, तमाम नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे के सारे प्रोजेक्ट्स के बावजूद कहीं भी जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन नहीं होते। अब जमीन अधिग्रहण के लिए अधिक पैसे दिए जाते हैं, इस वजह से लोग कहने लगे हैं कि मेरी जमीन मत लो। उन्होंने कहा कि हमने द्वारका एक्सप्रेसवे पर 12,000 प्लांट लगाने का फैसला किया है। आर्यन खान ड्रग्स केस में जांच हो रही है। समीर वानखेड़े सोमवार को दिल्ली पुलिस की हिरासत में। वानखेड़े गवाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाया है। एनडीपीएस कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी है। इस केस में रिश्वत के आरोपों पर किसी भी तरह की एक्शन न लेने से साफ इनकार किया गया। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि वे खुद वानखेड़े के खिलाफ जांच की निगरानी कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हमने अभी भी जांच शुरू की है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। सिंह ने बताया कि वह एक स्वतंत्र गवाह के एफिडेविट के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ आरोप लगाए थे। वानखेड़े ने सोमवार शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सूत्रों से कहा कि उन्हें समन भेजकर उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा, मैं दूसरे काम से आया हूं, मेरा यहाँ पे टूर है, पहले से तय था। वानखेड़े ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ लगाए आरोप निराधार है। सऊदी अरब के पूर्व खुफिया अधिकारी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर बेहद संगीन आरोप लगाया। साद अल जाबरी ने अमेरिकी
सूत्रों के कहा कि राजगद्दी हासिल करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तत्कालीन किंग अब्दुल्ला की हत्या करना चाहते थे। अल जाबरी अमेरिका और सऊदी अरब के आतंक विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। अल जाबरी सऊदी अरब के पूर्व क्राउन प्रिंस और गृह मंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन नासिफ का बेहद खास था। जाबरी ने कहा कि उसे एक वीडियो के बारे में पता चला, उसमें 2014 में वह MBBS शाह अब्दुल्ला की हत्या करने के बारे में बात कर रहा है। अल जाबरी ने सूत्रों से कहा कि क्राउन प्रिंस उसकी हत्या करवा सकते हैं, MBS अब तक चुप नहीं बैठेंगे। अल जाबरी ने कहा कि क्राउन प्रिंस के पास जहरीली अंगूठी है, इसलिए उन्होंने रूस से खरीदी थी। चीन के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के उत्तर पश्चिम में इनर मंगोलिया में एजिन काउंटी में लोगों को सोमवार में घर में रहने की हिदायत मिली। एजिन की आबादी 35,700 है। इन्हें कोविड पाबंदियों की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने चेतावनी दी कि करीब एक हफ्ते में कोविड इन्फेक्शन 11 राज्यों में फैल गया है। इस चेतावनी के बाद एनजिन में लॉकडाउन की घोषणा की गई। राजधानी बीजिंग में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 के पार है। देश के जिन हिस्सों में कोरोना संक्रमण बरकरार है, वहां के लोगों को बीजिंग के आने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इन्हें राजधानी में एंट्री तभी मिलेगी जब वे कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बाद भी अमेरिकी कंपनियों पर रूस के साइबर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। रविवार को अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट ने रूस की खुफिया एजेंसी से बड़े साइबर हमले का खुलासा किया। एनवाईटी के मुताबिक रूस की स्टेट स्पॉन्सर्स फॉर्म नोबिलिना ने अमेरिका का करीब 140 IT सप्लाई चेक कंपनियों से टारगेट किया। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी टॉम बर्ट ने बताया कि नया साइबर अटैक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर समेत दिल्ली के 4 बॉर्डरों पर चल किसान आंदोलन को आज यानी 26 अक्टूबर को 11 महीने पूरे हो रहे। सरकार और किसान में 11 दौरों की बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा ही निकली। 11 महीने में आंदोलन से जुड़े 605 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव नजदीक है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि किसानों से कोई वार्ता नहीं हुई है। यूपी के प्रभारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन के देश भर में जिला मुख्यालय और तहसीलों पर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच प्रदर्शन होंगे। गाजीपुर समेत सिंगू, टिकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी सभाएं होंगी। तो फिलहाल 100 बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, 100 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।